हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आनंद से रह हैं आप सभी लोग। ठीक है, फेस्टिव सीज़न चल रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स लाइंड अप हैं, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते हैं इसलिए इस सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ चल रही है, तो हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। आज हम क्या ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। कल तक हमने क्या देख लिया था, 1857 का रिवोल्ट देख लिया था। अब उसके बाद ईयर कौन सा आता है, 1858 आता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए, तो वो सब हम जानेंगे। लंबा चैप्टर है, धीरे धीरे इसे करेंगे, 2-3 भागों में कर ही लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। The revolt of 1857 gave a serious jolt to the British administration in India and it made its reorganization inevitable। यानी कि रिवोल्ट यानी 1857 की जो क्रांति थी उसने एक तरह से झटका दिया है ब्रिटिशर्स को ना। ठीक है, जिससे क्या हुआ, उनका दोबारा से इसे ठीक तरीके से मतलब दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना एक तरह से ज़रूरी हो गया, मतलब ठीक है, उसके बिना वो रह ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या क्या किया वो जानेंगे इस चैप्टर में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डिकेड्स फॉलोइंग द रिवोल्ट, बट मोर इम्पॉर्टेंट for changes in the Indian economy and government was the inauguration of new stage of colonialism in India। नए तरह का शासन यहाँ पे विकसित होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स कॉलोनी बनाकर रह रहे थे, इसे कोलोनियलिज्म भी कहा जाता है। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है ही, शब्द कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी विटनेस द स्प्रेड ऑफ विटनेस द स्प्रेड एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सभी जान रहे हैं कि सेकेंड हाफ जो पार्ट है 19th सेंचुरी का, उसने एक तरह से देख लिया है कि यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं बहुत बड़े बड़े स्तर पे, और यहाँ पे भी लेबरर्स की ज़रूरत पड़ रही है, नए नए लेबर लॉज भी लाए जाएंगे ना। ठीक है, gradually other countries of Europe, USA and Japan underwent industrialization and the manufacturing and financial supremacy of Britain in world economy came to an end। एक तरह से यहाँ पे यूएसए, जापान है ना, यूरोप के कई देशों में क्या हो रहा है, बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, तो ब्रिटेन का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ठीक है, intense worldwide competition for markets, sources of raw materials and outlets for capital investment now began। अब यहाँ ये सारी जो भी इंडस्ट्रियल चीज़ें, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है, तो जो भी इंडस्ट्रीज़ लगने से बहुत सारा जो अदर चेंजेस भी आते हैं ना, जैसे कैपिटल का फॉर्मेशन होता है ना, और एक तरह से मार्केट्स न्यू डेवलप होती हैं, और मार्केट्स में कंपटीशन भी आता है। ठीक है, द कंपटीशन फॉर कॉलोनीज एंड सेमी कॉलोनीज बिकेम increasingly intense and bitter as areas open to fresh colonial domination became scarce. Facing a challenge to its dominant position in world capitalism from newcomers, Britain began a vigorous effort to consolidate its control over its existing empire and to extend its further। यानी कि उसने भी सोचा, ब्रिटेन ने भी सोचा, क्या सोचा कि अपना एम्पायर बढ़ाया जाए। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस ला करके। ठीक है, और वो बहुत सारे ये भी देख रहे थे ना कि अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और पीछे रहने का मतलब है क्या है कि विकास होगा ही नहीं। मोर ओवर आफ्टर 1850 अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड इन रेलवेज, लोन्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन टी प्लांटेशन, कोल माइनिंग, जूट मिल्स, शिपिंग, ट्रेड एंड बैंकिंग। देखिए 1850 के बाद से ही इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई थी। जो ब्रिटेन का जो कैपिटल था, यानी कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, रेलवेज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे ना। ठीक है, लोन दे रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, टी प्लांटेशंस हो रहा था, कोल माइनिंग में पैसा जा रहा था। ठीक है, जूट मिल्स लग रही थी, शिपिंग, ट्रेड, ये सब चीज़ें हो रही थी, बैंकिंग। इट वॉज नेसेसरी दैट टू रेंडर दिस ब्रिटिश कैपिटल सिक्योर फ्रॉम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेंजर्स, ब्रिटिश रूल इन इंडिया बी क्लैम डाउन इवन मोर फॉर्मली। Consequently, there was a renewed upsurge of imperial control and imperialist ideology, which was reflected in the reactionary policies of viceroyalties of Lytton, Dufferin, Lansdowne, Elgin and above all Curzon। देखिए वो समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा कि क्या हो रहा है ना, कि ब्रिटिश कैपिटल अपना कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, रेलवेज़ में लगा रहे हैं, शिपिंग में लगा रहे हैं, ट्रेड में लगा रहे हैं, टी प्लांटेशन हो रहा है। ठीक है, जूट मिल्स लग रही हैं,
कोल माइनिंग में जा रहा है। इस तरह से वो नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ताकि उन्हें ही आगे जाके लाभ हो। तो बहुत सारी फिर पॉलिसीज़ लेकर के आए। और कौन कौन ये वॉइस रॉयस जो थे, कौन कौन, लिप्टन है, डफरिंग है, ठीक है, एल्गिन है, कर्जन है, ये सब, लैंडसोन है, ये सब क्या कर रहे हैं, नई नई पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं ताकि वो इंडिया में अच्छे से राज कर सकें। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा देखिए। एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1858 ट्रांसफर्ड द पावर टू गवर्न फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है। पहले कौन कर रहा था गवर्न, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगा। जो राजगद्दी पे वहाँ पे बैठा होगा वही अब देश में शासन करेगा। While authority over India had previously been wielded by the directors of the company and the board of control, now this power was exercised by the Secretary of the State for India. अब यहाँ पे कौन आ जा रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आ रहा है, एडेड बाय अ काउंसिल, एक काउंसिल है उसके पास। ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। अब ये किसका मेंबर होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। एंड एज सच वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी था। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि अब क्या है, ब्रिटिश जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो नहीं राज्य कर रही। अब कौन राज करेगा, वहाँ का राजा जो क्राउन है। ठीक है, और सारा कंट्रोल किसके ऊपर, किसको दे दिया जा रहा है, क्राउन को दे दिया जा रहा है। उसकी वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेक्रेटरी भेजा जा रहा है इंडिया में, जो इंडिया में रूल करेगा, और जो किसका मेंबर होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर भी होगा। ठीक है, Thus ultimate power over India remained with the parliament. सारा पावर किसके पास, पार्लियामेंट के पास जा चुका है। अंडर द एक्ट गवर्नमेंट वॉज टू बी कैरीड ऑन एज बिफोर द गवर्नर जनरल। जैसे गवर्नर जनरल पहले कार्य कर रहे थे वैसे ही चलेगा, बिफोर बाय द गवर्नर जनरल हु वॉज ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वॉइस रॉय। अब वहाँ पे क्या बन जा रहे हैं, वॉइस रॉय बन जा रहे हैं। और क्राउन्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, और ये क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब क्राउन को ही रिप्रेजेंट यहाँ पे वॉइस रॉय कर रहा है। पहले गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, अब वही क्या हो जा रही है, वॉइस रॉय हो जा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द वॉइस रॉय वॉज इंक्रीजिंगली रिड्यूस टू एज सबॉर्डिनेट स्टेटस। उनको एक सबॉर्डिनेट मतलब एक तरह से क्राउन से नीचे का स्टेटस दे दिया गया है। ओके, इन रिलेशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ पॉलिसी एज वेल एज एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी बना रहे हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी करा रहे हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट control the minute details of the administration. Thus, the authority that exercised final and detailed control and direction over Indian affairs came to reside in London, thousands of miles away from India. अब सही बार बार ये शब्द आए हैं कि बहुत हज़ारों मील दूर बैठे लंदन में वो यहाँ पे शासन कर रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं, जो कि पूरा देश में शासन कर रहा है हमारे देश में। ठीक है, फाइन। Under such condition, Indian opinion had even less impact on government policy than before. On the other hand, British industrialists, merchants and bankers increased their influence over the government of India. ये सारे जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे पूरा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पूरा प्रभाव है। ठीक है, दिस मेड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इवन मोर रिएक्शनरी दैन इट वॉज बिफोर 1858. फॉर नाउ इवन द प्रिटेंस ऑफ लिबरलिज्म वॉज ग्रेजुअली गिवन अप। अब इतनी ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं कि अब जो उदारवाद है वो एक तरह से आप उसका झूठा भी कह सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। उन्हीं की पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स की ही सारी चल रही थी। इन इंडिया द एक्ट ऑफ 1858 प्रोवाइडेड द गवर्नर जनरल वुड हैव एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुज मेंबर्स वर टू एक्ट एट द हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड हिट्स ऑफिशियल एडवाइजर्स। आप देखिए एक्ट ऑफ 1858 से क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल हैं और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसके मेंबर्स क्या होंगे, हेड करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और उन क्या होंगे, ऑफिशियल एडवाइजर्स भी वही लोग होंगे। द काउंसिल डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डिसाइडेड दैम बाय मेजोरिटी वोट। मेजोरिटी वोट से सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं बट द गवर्नर जनरल हैड द पावर टू ओवरराइड एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द काउंसिल। लेकिन गवर्नर जनरल के पास क्या पावर है कि वो डिसीजन को बदल सकता है अगर वो चाहता है तो। ठीक है, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 देखिए, enlarged the governor general's council for the purpose of making laws in which
कैपेसिटी इट वाज नोन एज इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यही इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाई जा रही है 1861 के एक्ट से। अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके पावर्स को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, उसको और विस्तार दे दिया गया ताकि नए नए लॉज बनाए जा सके, ठीक है। द गवर्नर जनरल वॉज अथराइज टू ऐड टू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बिटवीन 6 and 12 मेंबर्स। अब उसके पास ये अधिकार है, वो 6 से 12 तक के मेंबर्स तक ले सकता है, ठीक है। ऑफ हुम एट लीस्ट हाफ हैड टू बी नॉन ऑफिशियल्स हु कुड बी इंडियन और इंग्लिश। अब इसमें आधे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इंडियंस भी हो सकते हैं और या इंग्लिश भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई हो सकते हैं, ठीक है। नॉन ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं जो कि ऑफिशियल किसी पोस्ट को नहीं ये होल्ड कर रहे होंगे, ठीक है। द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल possessed no real powers and should not be seen as a sort of elementary or weak parliament. It was merely an advisory body. अब ये एक एडवाइजरी बॉडी बन के रह गई है, इसके पास कुछ ज़्यादा अधिकार नहीं है। इट कुड नॉट डिस्कस एनी इंपॉर्टेंट मेजर्स एंड नो फाइनेंशियल मेजर्स एट ऑल विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी है, वो कोई बहुत बड़े बड़े फैसले नहीं ले सकती है। इट हैड नो कंट्रोल ओवर द बजट, बजट पे भी इसका कंट्रोल नहीं है। ये जो इम्पीरियल काउंसिल है ना, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसकी बात हो रही है। इट कुड नॉट डिस्कस द एक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, का एक्शन कुछ नहीं डिस्कस कर सकती है। द मेंबर्स कुड नॉट इवन आस्क क्वेश्चंस अबाउट, कोई भी क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ सकती, ठीक है। इन अदर वर्ड्स लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड नो कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। होना ये चाहिए कि उसका कंट्रोल होना चाहिए था, वो उल्टा हो रहा था। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ही सर्वे सर्वा था, काउंसिल का कोई मतलब नहीं रह गया। मोर ओवर नो बिल पास्ड बाय इट कुड बिकम एन एक्ट टिल इट वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नर जनरल। कोई भी बिल वो लेकर के आ रही है, गवर्नर जनरल जब तक अपना अप्रूवल नहीं देंगे तो उसकी कोई महत्वता है नहीं, ठीक है, जान गए। ओके, ऑन द टॉप ऑफ ऑल दिस द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कुड डिसअलाउ एनी ऑफ इट्स एक्ट। बल्कि सेक्रेटरी जो ऑफ द स्टेट जो है उसके पास पावर्स हैं, वो इस तरह के बिल्स को, इस तरह के एक्ट्स को मना भी कर सकता है, ओके। दस द ओनली इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज टू डिक्टो ऑफिशियल मेजर्स एंड गिव देम द अपीयरेंस ऑफ हैविंग बीन पास बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी। जो वहाँ गवर्नर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कह रहे हैं, वही उनको डिक्टो फॉलो करना होता था। सिर्फ नाम मात्र का था कि हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कुछ कर रही है, ठीक है। ओके फाइन, इन थ्योरी द नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स वर एडेड टू द काउंसिल टू रिप्रेजेंट इंडियन व्यूज़, ठीक है। नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स भी ऐड किए गए ताकि वो इंडिया का व्यू रख सकें। बट द इंडियन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर फ्यू इन नंबर, बहुत कम इनकी संख्या थी। एंड वर नॉट इलेक्टेड बाय इंडियन पीपल बट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। ये यहाँ के लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये गवर्नर जनरल द्वारा अपॉइंट हो रहे हैं, नॉमिनेट हो रहे हैं एक तरह से, ठीक है। whose choice invariably fell on the princes and their ministers, big जमींदार, big merchants और retired senior government officials। वो इन्हीं लोगों को बना रहे हैं अपने मेंबर, मतलब जो काउंसिल है उसका मेंबर बना रहे हैं। They were thoroughly unrepresentative of the Indian people or of the growing national opinion. The government of India remained as before 1858 an alien despot. This was no accident but a conscious policy। ये कोई ऐसे नहीं आ गया था, ये क्या था, एक कॉन्शियस पॉलिसी थी, जानबूझ के ऐसी पॉलिसी लाई जा रही थी। चार्ल्स वुड, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, वाइल मूविंग इंडियन काउंसिल बिल ऑफ 1861 said all experience teaches us that where a dominant race rules another the mildest form of government is a despotism, ठीक है। डिस्पोटिज्म चल रहा है, कहीं और देश के लोग हमारे देश पे राज कर रहे हैं, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं आज के लिए। द ब्रिटिश हैड डिवाइडेड इंडिया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इनटू प्रोविंसेस, ठीक है, इन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया इंडिया को। 3 ऑफ विच बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे वर द मेन प्रेसिडेंसी, सभी को पता है प्रांत थे ये, नोन एज प्रेसिडेंसी। द प्रेसिडेंसीज वर एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 3 who were appointed by the crown। अब देखिए यहाँ पे फिर चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं कि ये जो प्रेसिडेंसी है वो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा शासित की जाएगी, और इसको कौन अपॉइंट करेगा, क्राउन अपॉइंट करेगा। द प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट्स possess more rights and powers than the governments of other provinces which were administered by the lieutenant governors and chief commissioners appointed by the governor general। प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट्स के पास क्या है, ज़्यादा राइट्स हैं, ज़्यादा पावर्स हैं, है ना, किसके कंपैरिजन में, जो अदर कोई प्रोविंसेस हैं जो कि किनके द्वारा शासित होंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर्स के द्वारा शासित होंगी, ठीक है। जिसको कौन अपॉइंट करेगा, इन सभी को
गवर्नर जनरल, ठीक है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स enjoyed a great deal of autonomy before 1833 where their power to pass the laws were taken away and their expenditure subjected to strict सेंट्रल कंट्रोल। 1833 के पहले इनके पास बहुत सारी पावर्स थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास, लेकिन अब क्या है, सारा कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोल हो गया है। सारा जो एक्सपेंडिचर है, जो भी रेवेन्यू है, सब कौन देख रहा है, क्राउन देख रहा है, और या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। द ईविल ऑफ एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन वॉज मोस्ट ऑब्वियस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, सेंटर ही यानी कि क्राउन या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ही सारी पावर्स को लिए हुए हैं। द रेवेन्यूज फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज वर गैदर्ड एट सेंटर एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू बाय टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सारा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, पूरी कंट्री का जो रेवेन्यू वो कलेक्ट होकर के कहाँ जा रहा है, सेंटर के पास जा रहा है और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में। द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ द प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर बट दिस सिस्टम प्रूव्ड क्वाइट वेस्टफुल इन प्रैक्टिस। लेकिन ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ये सिस्टम लग रहा है कि बेकार है, उन्हीं को लग रहा है, ठीक है। It was not possible for the central government to supervise the efficient control of revenues by a provincial government to keep adequate check over its expenditure। उनको समझ में आ रहा है कि बहुत सही तरीके से ये शासन व्यवस्था नहीं चल पा रही है, तो वो फिर चेंजेस लाएंगे, ठीक है। द अथॉरिटीज़ देयरफॉर डिसाइडेड टू डिसेंट्रलाइज पब्लिक फाइनेंस। तो उनको इन्होंने क्या डिसाइड किया कि डिसेंट्रलाइज कर दीजिए फाइनेंसेस को, पब्लिक फाइनेंस। द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस वर टेकन इन 1870 बाय लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो ने क्या किया है, सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंसेस को अलग अलग कर दिया है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर ग्रांटेड फिक्स सम्स आउट ऑफ सेंट्रल रेवेन्यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज लाइक पुलिस, जेल, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज एंड रोड्स एंड वर्क्स टू एडमिनिस्टर देम एज दे विश्ड। अब क्या हो रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया गया है, ठीक है, सेंट्रल रेवेन्यू का, और उनसे ये कहा गया है कि आप एजुकेशन, पुलिस, जेल, ये सारे डिपार्टमेंट्स अपने आप देखिए, अपने अकॉर्डिंग जो भी जैसे चलाना है चलाइए। लॉर्ड मायोज स्कीम वॉज इनलार्ज इन 1877 बाय लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड मायो की ही स्कीम को और बड़ा किया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड लिट्टन के द्वारा 1877 में, हु ट्रांसफर्ड to the provinces certain other heads of expenditure like land revenue, excise, general administration, law and justice। अब यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र हो गया है प्रोविंसेस को कि वो अपना लैंड रेवेन्यू देखें, जो भी एक्सपेंडिचर आ रहा है, एक्साइज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखें और लॉ एंड जस्टिस को भी देखें। टू मीट द एडिशनल एक्सपेंडिचर अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज टू गेट अ शेयर, फिक्स शेयर ऑफ द इनकम realized from that province from certain sources like stamps, excise taxes and income taxes। इसके थ्रू सारे टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपना सब देख रही हैं, ठीक है। फर्दर चेंजेस इन दीज अरेंजमेंट्स वर मेड इन 1882 में भी चेंजेस लाए जा रहे हैं। द सिस्टम ऑफ गिविंग फिक्स ग्रांट टू द प्रोविंसेस वॉज एंडेड। अब यहाँ पे फिक्स ग्रांट का सिस्टम भी एंड कर दिया गया है, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ प्रोविंस वॉज टू गेट द इंटायर इनकम फ्रॉम सेंटर। कह रहे हैं कि अब क्या किया जा रहा है कि जब ये जो फिक्स्ड ग्रांट मिलती थी अब इसको भी बंद किया जा रहा है। अब क्या किया जाएगा वो देखिए। A province was to get the entire income from certain sources or revenue within it and fixed share of the income from other sources। जो उसके क्षेत्र में सारा कलेक्ट हो रहा वो ले लेगा सारा, और अदर सोर्सेज से भी जो भी इनकम जनरेट होगी वो सारा। Thus all sources of revenue were now divided into 3। अब सारा रेवेन्यू 3 जगह डिवाइड होगा, वो कहाँ, जनरल, प्रोविंशियल एंड टू दोज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। एक तो जनरल डिवीज़न है, दूसरा प्रोविंशियल डिवीज़न है, और एक ऐसा भी डिवीज़न है जो सेंटर और प्रोविंस के बीच में है, ठीक है। द डिफरेंट मेजर्स ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन डिस्कस्ड अबाउट डिड नॉट रियली मीन द बिगिनिंग ऑफ जेन्युइन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये उतना जेन्यून है नहीं जितना दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये बता रहे हैं। दे वर मच मोर इन द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन हु चीफ एम्स वर टू कीप डाउन एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इनकम। उनका मेन एम यही था कि एक्सपेंडिचर को कम करिए और इनकम बढ़ाइए। इन थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिस द सेंट्रल गवर्नमेंट रिमेन सुप्रीम एंड कंटिन्यू टू एक्सरसाइज effective and detailed control over the provincial governments। सेंटर ही सारा कंट्रोल कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे भी कंट्रोल कर रही है, सिर्फ नाम के लिए कह दिया गया है कि ये कर लीजिए, ठीक है। दिस वॉज इनएविटेबल फॉर बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर कम्प्लीटली सबऑर्डिनेटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।
लोकल बॉडीज़ कल हम देखेंगे। तो आप समझ गए होंगे आज का, ठीक है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर 1857 1858 में। इसको अच्छे से पढ़िए, नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो जा कर के देखिए, बार बार देखिए, आपको रट जाएगा, ठीक है। पूरी कहानी मैंने समझा दी है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।